हेलो दोस्तों। तो ये हमारा पहला लेक्चर है डिजिटल सर्किट्स के ऊपर। तो सबसे पहले लेक्चर हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि भाई एनालॉग सर्किट्स जो हमने पहले पढ़े हैं उससे डिजिटल सर्किट्स क्यों बैठ रहे हैं, हमें डिजिटल सर्किट्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ऐसा क्या बैठ रहा है डिजिटल सर्किट्स में जो एनालॉग सर्किट्स में हमें नहीं मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें अच्छे से जानने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा लेक्चर एंड तक देखें, ठीक है। तो सबसे पहले है डिजिटल सर्किट्स और एनालॉग सर्किट्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं जिनके बेसिस पे हम कहते हैं कि जी डिजिटल सर्किट्स बहुत बढ़िया होते हैं और एनालॉग सर्किट्स उतने बढ़िया नहीं होते। तो सबसे पहला फर्क है जिसका स्विचिंग सर्किट्स। डिजिटल सर्किट जो है वो स्विचिंग सर्किट होते हैं। स्विचिंग सर्किट क्यों बोलते हैं इनको? अब आपने देखा होगा डिजिटल सर्किट्स में हमेशा 0 और 1 की बात करते हैं। आप एक लॉजिक गेट का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे और गेट हो गया। और गेट में 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब सिर्फ इन वोल्टेजेस की बात करते हैं। तो 0 1 0 1 की बात करते हैं। जब हम 0 1 की बात करते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है कि उस और गेट में भी तो ट्रांजिस्टर लगा होता है और उस ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैसे आती है। जब वो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में ऑपरेट कर रहा होता है तो वो आउटपुट में बाइनरी 1 दे देता है। जब वो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में काम कर रहा होता है वो तो उस टाइम पे आउटपुट वो बाइनरी 0 दे देता है, क्योंकि वो सैचुरेट कर गया होता है उस टाइम पे, उसके थ्रू करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर हमेशा सैचुरेशन से कट ऑफ और कट ऑफ से सैचुरेशन के बीच में मूव करता रहता है, मतलब स्विचिंग होती रहती है आपके ट्रांजिस्टर में, हमेशा बार बार स्विचिंग होती रहती है, क्योंकि हम हमेशा बाइनरी 0 और बाइनरी 1 में ऑपरेट करते हैं डिजिटल सर्किट्स में। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन आप इधर करें एनालॉग सर्किट्स में तो वहां पर तो स्विचिंग होती ही नहीं है। वहां हम लोग करंट जो कॉन्टिन्यूस रेंज है, वोल्टेज जो कॉन्टिन्यूस रेंज है, तो लार्ज रेंज ऑफ वोल्टेज और लार्ज रेंज ऑफ करंट की बात करते हैं और कॉन्टिन्यूस रेंज की बात करते हैं। डिस्क्रीट करंट और डिस्क्रीट वोल्टेज की बात वहां पर नहीं करते। दूसरा इसका मेजर रीजन है जी, ये इजी होता है डिजाइन करने के लिए। डिजिटल सर्किट्स बहुत ही ज्यादा आसान है डिजाइन करने के लिए। आपने पहले कोर्सेज में देखा होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1 0 1 से आप कितना बड़ा नंबर जनरेट कर देते हैं बिना किसी प्रॉब्लम से। तो ये बहुत ही इजी होता है, इसके सर्किट डिजाइन करना बहुत आसान होता है। 0 और 1 सिर्फ 2 नंबर लेकर के कोई भी सर्किट अगर डिजाइन करना तो वो बहुत आसान होता है। लेकिन एनालॉग सर्किट्स के केस में हम लार्ज रेंज ऑफ वोल्टेज, मतलब 2 वोल्ट 20 वोल्ट 200 वोल्ट 400 वोल्ट, तो इस तरह लार्ज रेंज के सर्किट डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन 0 से 1 एक छोटी रेंज के सर्किट डिजाइन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि पावर डिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा मेजर रीजन है एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिजिटल सर्किट्स। मतलब ये हो गया कि अगर आप बोलते हो कि ये बाइनरी 1 है तो बाइनरी 1 का मतलब ये नहीं है कि वो 3 वोल्ट है। वो 3 वोल्ट भी हो सकता है, वो 4.5 वोल्ट भी हो सकता है। 3 और 4.5 वोल्ट के बीच में कोई भी वैल्यू ऑफ बाइनरी 1 हो सकती है। और बाइनरी 0 के लिए आपका 0 वोल्ट भी 0 लॉजिक हो सकता है और 0.8 वोल्ट भी 0 लॉजिक हो सकता है। तो लो वोल्टेज की जो रेंज होती है और हाई वोल्टेज की भी रेंज होती है जो लॉजिक 0 और लॉजिक 1 को डिफाइन करती है। लेकिन तो यहां पर ये अप्रोक्सीमेशन चलती है, डिजिटल सर्किट में ये अप्रोक्सीमेशन चलती है। मतलब यहां पर 0 से 0.8 को आप बोल सकते हो कि ये लॉजिक 0 है और ये आपका लॉजिक 1 है। लेकिन एनालॉग सर्किट्स के केस में हर एक वैल्यू जरूरी है। 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट 0.3 वोल्ट हर एक वैल्यू जरूरी है, ठीक है। अगला हमारा था जी, इसमें हाई एक्यूरेसी होती है और प्रिसीजन बहुत हाई होता है। मतलब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, स्केलेबिलिटी का एक एग्जांपल है। मान लो आपने एक डिजाइन करना है 1 बिट मल्टीप्लायर, मतलब 1 बिट इधर और 1 बिट इधर, 2 बिट को मल्टीप्लाई करने वाला एक सर्किट बनाना है छोटा सा। आपने मान लो वो सर्किट बना लिया। आप एक बाद में एक लेक्चर लोगे जिसमें हम मल्टीप्लायर डिजाइन करना सीखेंगे, ठीक है। मान लो एक आपने 1 बिट मल्टीप्लायर बना लिया। क्या हम उस 1 बिट मल्टीप्लायर से 10 बिट मल्टीप्लायर बना सकते हैं? बहुत आराम से बना सकते हैं डिजिटल सर्किट्स में। और 10 बिट मल्टीप्लायर से 100 बिट मल्टीप्लायर बना सकते हैं। 100 बिट मल्टीप्लायर से आप 1000 बिट मल्टीप्लायर बना सकते हैं। स्केलेबिलिटी बहुत ही आसान है इस केस में। लेकिन वहीं अगर आप एनालॉग सर्किट्स की बात करो तो स्केलेबिलिटी नहीं है। मान लो आप 1 वोल्ट और 2 वोल्ट का मल्टीप्लायर ले लो तो आउटपुट आ रही है आपकी 2 वोल्ट। लेकिन आप 20 वोल्ट और 10 वोल्ट का मल्टीप्लायर ले रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी आउटपुट 200 वोल्ट आए भाई। हो सकता है 200 वोल्ट ना भी आए और उतनी एक्यूरेसी ना आए। ये सिस्टम जो है वो लीनियरली काम नहीं करते।
इनका ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं होता, एनालॉग सर्किट्स का ग्राफ लीनियर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता है। तो ये स्केलेबल सिस्टम्स होते हैं, स्केलेबिलिटी बहुत आराम से इंप्लीमेंट हो जाती है डिजिटल सिस्टम्स में। बाकी डिजिटल सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, जैसे VHDL है, वेरिलॉग है। VHDL होता है वेरी हाई स्पीड हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो कुछ कंट्रीज में VHDL यूज़ करती है, कुछ कंट्रीज में वेरिलॉग लैंग्वेज यूज़ होती है। लेकिन अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो दूसरी लैंग्वेज लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक लैंग्वेज में मास्टरी कर लो, वो बहुत है किसी भी कंट्री में काम करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट तो हमने सेम ही लेके आना है। ठीक है, बस ये कि कुछ कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज या वेरिलॉग वगैरह में काम करते हैं और कुछ अदर कंट्रीज हैं जो VHDL में काम करते हैं। अब इसमें डिजाइनिंग का जो प्रोसीजर है वो ये है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं ना, जैसे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, शिफ्टिंग ऑपरेशन, मल्टीप्लेक्सिंग ऑपरेशन, डिकोडिंग, एनकोडिंग, ये बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉसिबल हैं करने। लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इतने सारे ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें इतने सारे ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिमुलेटर्स हैं, अगर आप गूगल में लिखोगे कि एनालॉग सर्किट डिज़ाइन के सिमुलेशन टूल्स, तो आपको 10-12 ओपन सोर्स टूल्स मिल जाएंगे। लेकिन जो सर्किट आप उसमें डिज़ाइन करोगे, क्या वो सर्किट ब्रेडबोर्ड पे भी चलेगा, एक्चुअल हार्डवेयर उसका चलेगा, इसकी गारंटी बहुत कम है। लेकिन इधर गारंटी बहुत अच्छी है कि वो चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डिजिटल सर्किट्स का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो है काफ़ी सारी कंपनीज काम करती है। इंडिया में ही बेंगलोर और हैदराबाद, पुणे, इन सब एरियाज़ का अगर कंबाइन करें तो 600 से ज़्यादा कंपनीज होंगी जो डिजिटल सर्किट्स में काम करती हैं, VLSI डिज़ाइन में जो कंपनीज काम करती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक एब्जॉर्प्शन बहुत बड़े आराम से हो जाता है इन सब कंपनीज में। बस डिजिटल सर्किट्स में अच्छी कमांड होनी चाहिए। बाकी कौन सी कंपनीज हैं जो इसके सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जैसे मेंटर ग्राफिक्स हो गया, कैडेंस हो गया, फिर आपकी हो गई सिनॉप्सिस हो गई, xilinx हो गई। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसके सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, तो सिमुलेशन टूल्स बनाती हैं इसके लिए। और इसमें तो आपके पास ओपन सोर्स ही बहुत ज़्यादा है, और इसमें बड़े बड़े सर्किट आप डिज़ाइन नहीं कर सकते एनालॉग में, लेकिन डिजिटल में बड़े बड़े सर्किट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम स्केलेबल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, और प्रिसीजन कैपेबिलिटी बहुत होती है इनकी। ठीक है, अगला है, ये जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं ये नॉइज से कम अफेक्ट होते हैं। नॉइज से कम अफेक्ट होते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक सिग्नल है जो डिजिटल सिग्नल है, वो इस तरह का सिग्नल है, ये 1 है और ये 0 है। इसको हमने चैनल में ट्रांसमिट कर दिया और थोड़ी देर बाद ये ऐसे बन गया। ये हमने बीच में एक बेंचमार्क लाइन लगा ली। मान लो 50% से ज़्यादा ये सिग्नल अभी भी है और ये 50% से कम सिग्नल है। तो अगर मैं इस सिग्नल को रिपीटर में दूंगा, रिपीटर एक डिवाइस होती है, डिजिटल सर्किट होता है जो डिजिटल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो जब मैं इसको रिपीटर में दूंगा तो दोबारा से वो ऐसा ही सिग्नल रीजनरेट करके मुझे दे देगा। ठीक है, ये होता है डिजिटल रिपीटर में। मतलब इसमें जितनी मर्जी नॉइज आ गई हो आप इसको रिट्रीव कर सकते हो। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आप रिपीटर बहुत दूर ना लगाएं चैनल में, थोड़ा पास करके लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नॉइज उसको इफेक्ट नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा नॉइज ने अगर वो इफेक्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा, 50% से ज़्यादा सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। और 50% से ज़्यादा सिग्नल आपका डिस्टॉर्ट हो गया तो ये 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सिग्नल कम डिस्टॉर्ट हुआ है नॉइज से तो उसको रिपीटर से रीजनरेट बड़े आराम से किया जा सकता है। लेकिन यही काम अगर हम इधर करें एनालॉग सर्किट्स में तो क्या होता है, एम्पलीफाई तो हो जाता है सिग्नल, लेकिन नॉइज भी साथ में एम्पलीफाई हो जाती है, तो उस सिग्नल का उतना यूजफुलनेस रह नहीं जाता फिर। ठीक है, तो इसलिए ये वाले जो सिग्नल होते हैं ये कम इफेक्ट होते हैं नॉइज से। दूसरा एक और कारण बताता हूँ। यहाँ पर मान लो आपके पास है लॉजिक हाई और उसकी वोल्टेज है 3.7 वोल्ट। मान लो 0.2 वोल्ट का उसमें नॉइज अफेक्ट कर भी गया तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। अभी भी तो ये रेंज वोल्टेज 1 की रेंज में ही है, लॉजिक हाई की रेंज में है, तो कंसीडर तो ये लॉजिक हाई ही होगा ना। तो इसका जो नॉइज मार्जिन है, नॉइज हैंडल करने की कैपेबिलिटी है, नॉइज इम्यूनिटी है इसकी, वो बहुत हाई है। लेकिन इधर तो नॉइज इम्यूनिटी है ही नहीं ना। 0.1 को इधर आप 0.2 लिख ही नहीं सकते। 0.1 का मतलब 0.2 और 0.2 का मतलब 0.2 ही होता है। एनालॉग सर्किट्स में आप 0.1 को 0.2 नहीं कर सकते, लेकिन इधर थोड़ा बहुत वेरिएशन अलाउड है। ठीक है,
फिर आप आते हैं लार्ज सर्किट्स ऑन स्मॉल चिप्स, मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ा सर्किट भी है तो क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हम इसमें कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं और उसको छोटे चिप में बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इधर जैसे जैसे आपका पावर डिसिपेशन आईसी का बढ़ता जाएगा और जो कंपोनेंट इन्वॉल्व है उसके अंदर साइज उसका चिप का बढ़ता जाएगा, तो आपके पास इंडक्टर बाहर लाना पड़ेगा, कैपेसिटर आईसी से बाहर लाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर आपको बाहर लाना पड़ेगा। तो आईसी का साइज में मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप डिजिटल सर्किट के कंपैरिजन में उसका कंपैरिजन करें तो एनालॉग सर्किट का जो आईसी होता है बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू डिजिटल सर्किट आईसी। और अगर आप एप्लीकेशंस की बात करो तो ये डेटा कंप्यूटेशंस में ज़्यादातर यूज़ होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है और आप डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स में यूज़ करते हैं इसको। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। और इसमें अगर आप देखें एप्लीकेशंस में तो फिर आप इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हो। 555 टाइमर वो सिग्नल जनरेशन के लिए काम आता है। और IC741 भी आपका सिग्नल जनरेशन, वेव शेपिंग सर्किट्स वगैरह, तो काफ़ी सारे सर्किट्स आप बेसिक छोटे छोटे सर्किट्स बना सकते हो। फीडबैक एम्पलीफायर डिज़ाइन करने में काम आता है, ऑसिलेटर डिज़ाइन करने में काम करता है, पावर एम्पलीफायर डिज़ाइन करने में काम आता है। लेकिन छोटे छोटे सर्किट, जैसे जैसे आपका सर्किट का साइज़ बड़ा हो जाता है तो आईसी का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी पावर डिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इधर स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है। स्केलेबिलिटी मतलब कि छोटे से बड़े सर्किट की तरफ जाना बहुत आसान है इसमें, ठीक है। लेकिन एक तो ड्रॉबैक है इसका जो डिजिटल सर्किट्स का है और जो एनालॉग सर्किट्स का नहीं है, वो ये है कि जी रियल लाइफ में जितने भी चेंजेस होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो तो सारे एनालॉग होते हैं और उन सिग्नल्स को लेकर के ही तो हम डिजिटल सिस्टम्स में प्रोसेस करते हैं। हम एनालॉग सिग्नल्स को लेकर के ही तो सिस्टम्स में प्रोसेस करते हैं। अब क्योंकि हम उन सिग्नल्स को लेकर प्रोसेस करते हैं तो हमें एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। और जब वो सिग्नल हमारा प्रोसेस हो गया तो हमें तो वो सिग्नल समझ नहीं आएगा क्योंकि वो तो सिग्नल बाइनरी 1 और बाइनरी 0 की फॉर्म में है। तो हमें फिर उस सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब डबल खर्चा, ठीक है। एक तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आपको चाहिए, एक तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चाहिए। एडवांटेज क्या है? प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है। इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो होती है, इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। लेकिन एडीसी और डैक का एडिशनल खर्चा रहता है डिजिटल सर्किट्स में और ये खर्चा इधर हमारे यहाँ नहीं था। दोस्तों, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से पसंद आया हो और अगर आपका कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो डिजिटल सर्किट्स के एरिया में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।